दुनिया नेपाल को उसकी शांति और खूबसूरती के लिए जानती है। एक ऐसा देश जहां माउंटेन्स की हवा में पीस और कामनेस है। लेकिन कुछ ही दिन पहले इस शांति के पीछे एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है उस बदलाव की जो सड़कों से पहले डिजिटली शुरू हुआ। ये कहानी है उस जेन ज़ी की जिसने इंटरनेट बंद होने पर भी हार नहीं मानी। और ये कहानी है उस नए नेपाल की जो अब हिसाब मांग रहा है। आज हम उसी कहानी के हर एक डिटेल को देखेंगे जिसमें पब्लिक ने प्राइम मिनिस्टर तक को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये प्रोटेस्ट कोई अचानक हुआ प्रोटेस्ट नहीं था, इसका जड़ बहुत गहरा था। 2008 में नेपाल में मोनार्ची रूल खत्म होने के बाद से सरकारें ताश के पत्तों की तरह बदल रही थी। नेपाल ने 12 से भी ज्यादा अलग अलग सरकारें देखी हैं। करप्शन के इल्जाम रोज की खबर बन चुके थे और देश में नौजवान इस सिस्टम से पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। You think they're corrupt? This whole system is corrupt. Yeah. That's why we want to fuck this whole. That's why you're all protesting here. उन्हें लगने लगा कि अब ये सिस्टम सिर्फ कुछ पॉलिटिशियंस के बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा है। They want to control us just like a dictator. लेकिन उनके पास एक आजादी थी, इंटरनेट की। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये वो प्लेटफॉर्म्स थे जहां वो सरकार से सवाल करते थे, अपने गुस्से का इजहार करते थे और एक दूसरे से जुड़ते थे। ये उनकी एक अपनी दुनिया थी, पर इस दुनिया पर बहुत जल्द एक हमला होने वाला था। इस टाइम पर नेपाल में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नेपाल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपने पीक पर थी। अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 20% तक बढ़ चुका था। हर रोज कई सारे नेपालीज जॉब अपॉर्चुनिटीज की तलाश में अपना घर, अपना देश छोड़कर जा रहे थे और विदेशों से भेजा गया पैसा अब नेपाल के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था, जो क्लियरली नेपाल की कंडीशन को हाईलाइट कर रहा था। इन्हीं पॉलिटिकल टेंशन्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों के अंदर सालों से फ्रस्ट्रेशन और नाराजगी पक रही थी। उन्हें बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और फिर इस फ्रस्ट्रेशन को आग दी दो चीजों ने। पहला, करप्शन और नेपोटिज्म का मुद्दा। यूथ वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पॉलिटिशियन फैमिलीज के लैविश लाइफस्टाइल्स को ऑर्डिनरी सिटीजन्स के स्ट्रगल्स के साथ कंपेयर करके नेपाल के रियल कंडीशन दिखा रही थी। सोशल मीडिया पर शटडाउन करप्शन जैसे स्लोगन्स और पॉलिटिशियंस के नेपोकिट्स को ताने मारते हुए यूथ अपना एंगर दिखा रही थी। फिर दूसरा और इमीडिएट ट्रिगर का रीजन था इंटरनेट पर क्रैकडाउन। फरवरी 9, 2025 नेपाल गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर आती है, सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन लॉ। कहने को ये लॉ फेक न्यूज को रोकने के लिए था, लेकिन इसकी शर्तें खतरनाक थी। हर एक सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में रजिस्टर करना जरूरी था और सरकार को कंट्रोवर्शियल कंटेंट हटाने का अनलिमिटेड पावर मिल रहा था। ह्यूमन राइट ग्रुप्स गवर्नमेंट को कहती है कि ये कानून के आने से ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट अब लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट इस बात को नजरअंदाज करती है और मई 2025 में नेपाल एडमिनिस्ट्रेशन ने व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे मेजर एप्स को वार्निंग दी कि वो लोकली रजिस्टर करे या फिर उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं करते और फिर 4 सितंबर 2025 अचानक से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऐसे ही 20 प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए जाते हैं। ये सिर्फ इंटरनेट शटडाउन नहीं था, ये यूथ की आवाज पर एक लॉकडाउन था। गवर्नमेंट का ये डिसीजन उस गुस्से में आखिरी चिंगारी साबित हुई जो सालों से नेपोटिज्म, करप्शन, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की वजह से नेपाल के लोगों में जम रही थी। इस डिसीजन के बाद लोग अब सड़कों पर उतरते हैं। जिस यूथ को दबा दिया जा रहा था अब वो उठकर बाहर आती है। जब लोग इस बैन और करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो उनका सामना बातचीत से नहीं, डंडे से हुआ। Between the protesters over here and the police have moved all the way back. Absolutely insane. Tear gas, tear gas, tear gas, tear gas. Let's start running. जो पहले नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, पुलिस ने उन्हें हैंडल करने के लिए हेवी हैंडेड टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। टीयर गैस, रबर बुलेट्स और कुछ जगहों पर असली गोलियां भी चली। कुछ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनसे बात करने की बजाय सरकार ने उन्हें देश विद्रोह या एंटी नेशनल का टैग दे दिया। सोशल मीडिया बैन के कुछ ही दिनों में काठमांडू में हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स, यूथ ने मिलकर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया। लेकिन जब पुलिस ने इन पर फोर्स का इस्तेमाल किया तो ये खबर आग की तरह फैल गई। यही था इस प्रोटेस्ट का टर्निंग पॉइंट।
अब ये सिर्फ डिजिटली आज़ादी की लड़ाई नहीं रही, ये जेंजी की लड़ाई बन गई थी। वो नौजवान जो इस करप्ट सिस्टम से तंग आ चुके थे अब सड़कों पर थे, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के, बिना किसी पार्टी फेवरिंग स्लोगन्स के। उनका हथियार था उनका जोश और उनका फोन। This is not for social media, this is for corruption. Yes, I know, I've heard. Yeah. For the kids that were Because flaunting their wealth or something. Because people are saying this is for social media. No, Yeah. this is for like corruption. Yeah. Because our like child, like our brother and sister, like 17, 18, they just died. Yeah, they've just been shot. They're Yes. murdered. Yeah. इस लड़ाई में भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग घायल हुए, लेकिन फिर भी नेपाल की यूथ का हौसला नहीं टूटा। ये प्रोटेस्ट और वायलेंट होते गए, इतना कि पूरे पार्लियामेंट को आग लगा दी गई। यूथ की सिर्फ दो ही मांग थी, जो अनएथिकल बैन लगाया गया उसे हटाया जाए और करप्ट पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी से हटाया जाए। इसी पब्लिक प्रेशर के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को रिजाइन करना पड़ा और नेपाल ने इतिहास बनता देखा। इसे क्लियरली नेपाल के सिटीजन्स का जीत कहा जा सकता है। इस प्रोटेस्ट ने क्लियर कर दिया कि जब रिलीजन और पार्टी फेवरिंग जैसे टॉपिक से उठकर सोचा जाए तो पूरे देश की हालत सुधारी जा सकती है। इन प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो इस पोस्ट पर आने वाली नेपाल की पहली महिला बन गई। सुशीला कर्की का पीएम बनना एक पावरफुल सिंबल है। एक ऐसे देश में जहां पॉलिटिक्स में मर्दों का दबदबा रहा है, एक महिला का आना बदलाव की उम्मीद देता है। लेकिन इस अनरेस्ट का असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ा है, खासकर टूरिज्म पर। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर रिएक्ट किया गया है। इंडिया और चाइना ने शांति की अपील की तो यूएन ने पुलिस एक्शन की जांच की मांग की। इस पूरे लड़ाई के बीच में जिसने सबसे ज्यादा सफर किया वो था आम इंसान। तो अब आगे क्या? मार्च 2026 में इलेक्शंस का वादा किया गया है, लेकिन असली सवाल ये है क्या सिस्टम में सच में सुधार आएगा? नेपाल के इस बदलाव ने दुनिया भर की डेमोक्रेसीज को कुछ जरूरी सबक दिए हैं। यही कि आप आज के यूथ को कम मत समझे और डिजिटल आजादी अब एक जरूरत है, लग्जरी नहीं। और ये भी कि करप्शन और अकाउंटेबिलिटी यानी हिसाब देने की जिम्मेदारी से भागकर कोई भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।